हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। भारत के इतिहास का एक गौरवपूर्ण नाम है पृथ्वीराज चौहान। यह क्षत्रिय महारथी जितना परमवीर था उतना ही दयालु और क्षमाशील था, जिसने अपने पराक्रम से हिंदुस्तान के गौरव में बेहिसाब इजाफा किया, लेकिन हाथ आए शत्रु के साथ दया करने की भूल कर दी। शत्रु पर दया की ये भूल हिंदुस्तान के इतिहास पर भारी पड़ गई। वो योद्धा और कोई नहीं बल्कि दिल्ली के गद्दी के आखिरी हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान हैं। पृथ्वीराज तृतीय को देश पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानता है। पराक्रम और साहस जिनके हथियार थे, दया करुणा जिनके श्रृंगार। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में माना जाता है। पिता सोमेश्वर चौहान अजमेर के राजा थे। पृथ्वीराज की माँ महारानी कर्पूरा देवी स्वयं एक वीरांगना थी। जयानक नाम के कश्मीरी कवि द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय महाकाव्य में लिखा है कि उन्हें 6 भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। चंद्रबरदय के लिखे मशहूर महाकाव्य पृथ्वीराज रासों के मुताबिक पृथ्वीराज चौहान को गणित, मेडिसिन, इतिहास, युद्ध नीति, दर्शन शास्त्र, ब्रह्मविद्या और पेंटिंग्स में भी महारत हासिल थी। हालांकि उनका सबसे अनूठा कौशल था शब्द भेदी बाण चलाना, यानी सिर्फ आवाज़ सुनकर अचूक निशाना लगाना। जिस शख्सियत को इतिहास के पन्नों में अमर होना होता है, विधाता उसकी राह में शुरुआती ज़िंदगी से ही बेशुमार कांटे बिखेर देता है। पृथ्वीराज चौहान जब महज 11 साल के थे, उनके पिता महाराज सोमेश्वर चौहान की मृत्यु हो गई। नन्ही उम्र में ही इतने बड़े साम्राज्य की जिम्मेदारी सर पर आ गई। माँ कर्पूरा देवी ने अपने वीर सपूत के राजकाज में पूरी मदद की। मंत्रिपरिषद के गठन से लेकर कूटनीति और साम्राज्य विस्तार तक पृथ्वीराज को सबसे पहली चुनौती घर के भीतर से ही मिली। आज के गुरुग्राम और तब के गुड़ापुर की जागीरदारी संभाल रहे चचेरे भाई नागार्जुन ने पृथ्वीराज चौहान के राज्याभिषेक से नाराज होकर बगावत कर दी। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने इस बगावत को अपने सैन्य कौशल से कुचल दिया। पृथ्वीराज के नाना तोमर वंश के अनंगदेव का तब दिल्ली पर आधिपत्य था। उनका कोई वारिस नहीं था। अपने नवासे के युद्ध कौशल और राजकाज से प्रभावित होकर अनंगदेव ने पृथ्वीराज को दिल्ली का साम्राज्य सौंप दिया। उसके बाद पृथ्वीराज ने आसपास के छोटे राज्यों को फतेह कर अपने अधीन कर लिया। 1182 में तब के जेजाक भुक्ति के राजा परमद्रदेव को हराकर अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया। आज का बुंदेलखंड ही जब जेजाज भुक्ति के नाम से जाना जाता था। इस युद्ध में कन्नौज के राजा जयचंद ने परमद्रदेव का साथ दिया, लिहाजा पृथ्वीराज ने कन्नौज पर भी धावा बोला। अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए पृथ्वीराज चौहान ने गुजरात के चालुक्य शासन भीम प्रथम को भी परास्त कर दिया। इतिहास का ये गजब का इत्तेफाक है कि 1177 में पृथ्वीराज चौहान के राज्याभिषेक से 4 साल पहले 1173 में मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी गजनी का सुल्तान बना। जिन वर्षों में भारतवर्ष के अंदर पृथ्वीराज चौहान अपने अजय अभियान पर थे, उसी दौरान मोहम्मद गौरी अफ़गानिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्रों को जीतने में जुटा था। 1186 में लाहौर जीतकर गौरी ने सियालकोट के जिले पर कब्जा कर लिया। जाहिर है उसकी नज़र दिल्ली पर थी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जैसे प्रतापी राजा से सीधे टकराने की हिम्मत वो नहीं कर पा रहा था। लिहाजा उसने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। इसी दौरान पृथ्वीराज से खार खाए बैठे जयचंद ने गौरी को दिल्ली पर हमले के लिए उकसाया और हर तरफ से मदद का भरोसा दिया। सह पाकर गौरी ने 1,20,000 की विशाल सेना के साथ 1191 में दिल्ली की ओर बढ़ना शुरू किया। परमवीर पृथ्वीराज को जब इसकी सूचना मिली तो उन्होंने गौरी को रोकने के लिए अपनी विशाल सेना के साथ कूच कर दिया। हरियाणा के तरैन में दोनों विशाल सेनाओं के बीच महासंग्राम हुआ। गौरी की सेना में घुड़सवार थे तो पृथ्वीराज की सेना में हजारों हाथी थे। गौरी की ज़्यादातर सेनाएं मारी गई। बचे खुचे सैनिक युद्धभूमि छोड़कर भागने लगे और जख्मी गौरी को पृथ्वीराज की सेना ने अपने कब्जे में ले लिया।
पृथ्वीराज चौहान के हत्थे चढ़ा मोहम्मद गौरी काफ़ी सादिर था। उसे पता था कि भारत के शूरवीर दया और करुणा के भाव से भरे होते हैं। लिहाजा उसने माफ़ी की मांग के साथ कई तरह की कस्में खाई। दिल्ली पर आइंदा नज़र उठाकर भी नहीं दिखेगा, और यही होगी पृथ्वीराज से सबसे बड़ी भूल। उनके दरबारियों ने मोहम्मद गौरी को रिहा नहीं करने के लिए बहुत समझाया, लेकिन दया की भीख मांगने वाले को दंड देना उन्हें उचित नहीं लगा, इसलिए उसे रिहा कर दिया गया। तराइन के दूसरे युद्ध ने पूरे हिंदुस्तान का हमेशा के लिए इतिहास बदल दिया। पर युद्ध की चर्चा से पहले पृथ्वीराज चौहान के प्रेम प्रसंग की चर्चा करेंगे। तो कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री सोयगिता बहुत ही खूबसूरत थी। कहते हैं उनके महल में एक बार चित्रकार आया जिसके पास दूसरी तस्वीर के अलावा पृथ्वीराज चौहान की भी तस्वीर थी। पृथ्वीराज की तस्वीर को देखते ही सोयगिता का दिल उन पर आ गया। मन ही मन सोयगिता ने पृथ्वीराज को पति के रूप में स्वीकार भी कर लिया। उसी चित्रकार ने सोयगिता का भी बेहतरीन चित्र बनाया और उसे ले जाकर पृथ्वीराज चौहान को दे दिया। सोयगिता की तस्वीर देखकर पृथ्वीराज चौहान अपनी सुध-बुध खो बैठे। उन्होंने हर हाल में सोयगिता को अपना बनाने का संकल्प लिया। इसी दौरान जयचंद ने सोयगिता का स्वयंवर का ऐलान किया। दूर देश के राजा को भी निमंत्रण भेजा, पर पृथ्वीराज चौहान को जानबूझकर नहीं बुलाया। उसने महल के बाहर एक दरबान के रूप में पृथ्वीराज चौहान का बुत बनाकर खड़ा कर दिया ताकि उनकी बेइज्जती हो। पृथ्वीराज को सारी कहानी पता चल गई थी, इसलिए वह बगैर किसी को बताए स्वयंवर में पहुंच गए थे। तय कार्यक्रम के मुताबिक सोयगिता वरमाला लेकर आगे बढ़ी, लेकिन किसी राजा के गले में न डालकर पृथ्वीराज के बुत के गले में डालने की कोशिश की। पृथ्वीराज अपने ही बुत के पीछे खड़े थे। इस तरह वरमाला उनके गले में पड़ गई। यह देखकर जयचंद आग बबूला हो उठा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करता, पृथ्वीराज सोयगिता को लेकर वहां से निकल गए। जयचंद पृथ्वीराज से पहले से ही नफरत करता था। स्वयंवर की घटना के बाद उसने पृथ्वीराज को निस्ते नाबूद करने की कसम खाई। उधर तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज से बुरी तरह शिकस्त खा चुका मोहम्मद गौरी अपनी हार और रुसवाई का बदला लेने को मचल रहा था। 1192 में पहले से भी बड़ी सेना लेकर उसने दोबारा कूच किया। उसी तराइन की युद्ध भूमि में एक बार फिर भीषण कोहराम मचा। इस बार भी प्रतापी पृथ्वीराज चौहान और उनकी बहादुर सेना गौरी के सैनिकों पर भारी पड़ने लगी। कहते हैं कि इसी बीच जयचंद ने मोहम्मद गौरी को एक तरकीब सुझाई। उसने कहा कि हिंदुस्तान की ये सदियों से पुरानी परंपरा रही है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त से पहले यहाँ के सैनिक दुश्मनों पर हथियार नहीं उठाते। लिहाजा गौरी की सेना पृथ्वीराज पर तब आक्रमण करे जब उनके सैनिक सो रहे हो। मोहम्मद गौरी को जयचंद की ये अमानवीय सलाह पसंद आई और उसने ऐसा ही किया। सोए सैनिकों पर अचानक हमला बोल दिया। जब तक पृथ्वीराज और उनके सैनिक हथियार उठाते तब तक बहुत रक्त बह चुका था। आखिरकार छल और अमानवीय करतूत के बूते गौरी युद्ध जीतने में कामयाब रहा। उसने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया। उसके बाद गौरी बंदी पृथ्वीराज को अपने साथ अफ़गानिस्तान ले गया। वहाँ उन्हें काफ़ी यातनाएं दी और गर्म सलाखों से उनकी दोनों आंखें फोड़ दी। चंद वरदाई पृथ्वीराज के बाल सखा थे और वे उनसे मिलने अफ़गानिस्तान गए। वहाँ पहुंचकर वरदाई ने मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज के शब्दभेदी बाण चलाने की कला के बारे में बताया। जब गौरी को यकीन नहीं हुआ तो चंद बरदाई ने अपनी योजना के मुताबिक पृथ्वीराज को तीर कमान देकर अपनी आँखों से कला दिखाने की बात कही। मूर्ख मोहम्मद गौरी बरदाई की बात मान गया और उसने ऐसा ही किया। लक्ष्य तय कर दिया गया, लेकिन इसी बीच बरदाई पृथ्वीराज के पास गए और उनके कानों में एक कविता पढ़ी। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रणाम, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। ये सुनकर पृथ्वीराज समझ गए कि अब उन्हें क्या करना है।
उन्होंने इस कविता के आधार पर परतंचा चढ़ाया और चला दिया तीर। वो तीर सीधे मोहम्मद गौरी के सीने में लगी और वो वहीं ढेर हो गया। इसके बाद चंद को पता था कि क्या होने वाला है, लिहाजा उन्होंने कटार घोंपकर पृथ्वीराज चौहान को वीरगति दे दी और इसी कटार से अपनी भी आहुति दे दी। तो यह थी भारत के वीर सपूत, महावीर और दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की कहानी। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद।